दिखाए ऊंचाई दिखानी चाहिए। हो गया। स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग कर दी आपने स्टार्ट। चलिए भाई, चल रहा था हमारा टॉपिक, चल रहा था ओजोन लेयर है। अच्छा जलेबी वाला, चलो भाई। टॉपिक चल रहा था हमारा कौन सा, हेलो कहाँ गए, इसमें दिखाई नहीं दे रहा हूँ मैं बिल्कुल भी, तब दिखाई दूंगा क्या। अच्छा बिल्कुल कैमरे के सामने रहना पड़ेगा। चलिए बैठ जाइए सारे लोग, और भैया ध्यान से समझ लीजिए कि जो हमारा ओजोन परत चल रही थी, ओजोन लेयर चल रही थी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारी पूरी पृथ्वी है ना, और पूरी पृथ्वी पर जो है आपकी कुछ लेयर पाई जाती हैं चारों ओर। ये क्या है आपकी लेयर ही तो है। जैसे सबसे निचली परत जो है वो कौन सी पाई जाती है, ये क्षोभ मंडल, इसका नाम है क्षोभ मंडल। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं मैं आपका। क्षोभ मंडल है ना, और उसके ऊपर एक परत पाई जाती है, नाम क्या है इसका, समताप मंडल। इसका नाम था भाई समताप मंडल। क्या नाम था इसका, समताप मंडल। और उसके बाद देखेंगे तो एक लेयर और पाई जाती है, इसका नाम क्या है, मध्य मंडल, है ना। और इसके ऊपर भी एक परत है जिसका नाम क्या है, आयन मंडल। और उसके बाद जो है आपकी कौन सी मंडल पाया जाता है, बहिर्मंडल पाया जाता है। ये रहा आपका समताप मंडल। ये कौन सा मंडल है भाई, समताप मंडल, है ना। और ये आपका रहा आपका मध्य मंडल, मीजोस्फीयर बोलते हैं इसको, मीजोस्फीयर। ये है आपका आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर, आयन मंडल। और ये है आपका बहिर्मंडल, बोले तो एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। समझ रहे हैं आप, इधर देख लो। मैंने जितनी भी अभी अभी तक बात करी है आपसे, ये आपकी पृथ्वी है, और चारों ओर आपकी ये परतें पाई जाती हैं, यही तो परतें पाई जा रही हैं इस पृथ्वी के चारों ओर। ये वायुमंडल की परतें हैं। कितनी परतें हैं ये, 5 परतें। सबसे निचली परत है आपकी क्षोभ मंडल, इसे हम बोलते क्या है, बोलिए ट्रोपोस्फियर, है ना। और जो आपकी समताप मंडल है इसे बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फियर, इसे मध्य मंडल को बोलते हैं मीजोस्फियर, और आपके आयन मंडल को बोलते हैं आयनोस्फियर, जबकि बहिर्मंडल को बोला जाता है एक्सोस्फियर। मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे थे ओजोन परत पर, तो ओजोन परत जो विकसित हुई है, ओजोन परत है वो कहां पर हुई है, बताओ कहां पर हुई है ये आपका समताप मंडल का जो निचले वाला भाग है, निचला वाला भाग, यहीं पे तो आपको देखने को मिलती है ये ओजोन लेयर। अरे बोलिए, ये है आपकी ओजोन, ओजोन लेयर, है ना, ओजोन परत, ओजोन परत, ओजोन परत। आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्षोभ मंडल है, इसकी जो जहां पर इसकी सीमा खत्म होती है उसे क्षोभ सीमा कहते हैं। जहां पर समताप मंडल खत्म होता है उसे समताप सीमा बोलते हैं। जहां पर मध्य मंडल खत्म होता है, उसका अंत होता है, उसे मध्य क्या बोलते हैं, सीमा कहते हैं। जहां पर आयन मंडल खत्म होता है, उसकी अंतिम सीमा क्या कहलाती है, हमारी आयन सीमा कहलाती है। और जहां बहिर्मंडल का तो कोई अंत ही नहीं है, ऊपर आपके जो भी अंतरिक्ष में दिखाई देता है वो सबके सब क्या आता है, बहिर्मंडल के अंतर्गत आता है। लेकिन सुन लो, जो आपकी क्षोभ क्षोभ मंडल है, इसकी ऊंचाई ऐसा माना जाता है ये 8 से 18 किलोमीटर तक है। कहां से भाई, 8 से 18 किलोमीटर तक, माना नहीं, आपको पता है ना ये 8 से 18 किलोमीटर मंडल। फिर 18 से तक को क्या माना जाता है आपका, समताप मंडल। और फिर आपका 50 से 80 किलोमीटर तक क्या माना जाता है आपका, मध्य मंडल, है ना। और फिर आपका 640 किलोमीटर तक क्या माना जाता है, 640 किलोमीटर तक आपका 80 से 640 तक आयनो मंडल, यानी कि आयनोस्फीयर। और 640 से कहते हैं कि अमूमन अमूमन जो भाई आपका बहिर्मंडल पाया जाता है वो 1000 किलोमीटर तक पाया जाता है ऊपर। कहां तक, 1000 किलोमीटर तक। समझ गए भाई, ये कैटेगरी आपने समझी होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि क्षोभ मंडल जो है वो 8 से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है, जबकि आपका जो समताप मंडल है इसकी जो मोटाई है वो कितनी पाई जाती है, 18 किलोमीटर से, बोलिए 50 किलोमीटर। और 50 से 80 के बीच में क्या पाया जाता है आपका मध्य मंडल, और 80 से 640 के बीच में क्या पाया जाता है आपका आयन मंडल, और 640 और फिर 1000 के बीच में क्या पाया जाता है आपका बहिर्मंडल पाया जाता है। मैंने आपको बताया था जितनी भी मौसमी घटनाएं हो रही हैं, मौसमी घटनाओं का संबंध कौन सी मंडल से होता है, कौन सी परत से होता है, बताओ। मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं बोले तो आपके बादल, बादल बनना, है ना, बादल बनना, गरजना, बोलते हैं ना बिजली का गरजना, बिजली वगैरह चमकती है, बिजली का चमकना, वर्षा, वर्षा,
आंधी, है ना, आंधी, तूफान, तूफान। तो ये सारी की सारी घटनाएं कौन से मंडल में देखने को मिलेंगी आपको? क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती है। जितना भी हमारा डिस्टरबेंस होता है वो कहां पर होता है? क्षोभ में। क्षोभ का मतलब ही है क्या है? दुख से है, डिस्टरबेंस है। समझ रहे हैं आप? क्षोभ हो गया मुझे, मतलब क्षोभ कहते हैं ना, उसे बहुत बड़ा क्षोभ है, उसे दुख है, उसे डिस्टरबेंस है बहुत बड़ा। समझ रहे हैं आप? क्षोभ का मतलब ही दुख से ही होता है। तो जहां पर सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस पाया जाता है वो कौन सा मंडल है आपका? क्षोभ मंडल, स्ट्रेटो, कौन था? स्ट्रेटोस्फीयर। अरे बोलिए, ट्रोपोस्फीयर, इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। नाम तुम्हें इंग्लिश के भी याद रखने पड़ेंगे, पता क्यों? क्योंकि जो है क्षोभ मंडल को पता है कैसे लिख के देगा वो? इस प्रकार से लिख के देगा, ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तब आप क्या करेंगे बताइए? जो वर्ड है वो आपका देवनागरी लिपि में लिख के दे दिया इन्होंने। समझ रहे हैं आप? और ऐसा बहुत बार करता है एग्जामिनर, इसको ट्रोपोस्फीयर ही लिख के देगा। समझ रहे हैं आप? फिर मैंने आपको बताया कि जो आपकी 18 से 50 किलोमीटर की दूरी है। अब मुझे बताओ कि जो जो आपकी जो क्षोभ मंडल है इसकी दूरी वो 0 डिग्री लाइन से ज्यादा है या से ज्यादा पड़ेगी बताइए इनके बीच की दूरी? तो भैया देख लीजिए आप, ये तो ध्रुवों पर बहुत कम दूरी है। विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर तक की ये वाली दूरी सबसे ज्यादा मानी जाती है ना भाई? अरे बोलिए, जब हम भूमध्य रेखा से कंसिडर करेंगे तो कितनी दूरी पाई जाएगी इसकी? क्षोभ मंडल की 18 किलोमीटर। लेकिन हम जब किसको बेस मान लें? ध्रुवों को, तो कितनी दूरी पाई जाएगी? मात्र 8 किलोमीटर। कितनी मानी जाएगी? 8 किलोमीटर। जब भूमध्य रेखा से 18, ध्रुवों से कितनी है? 8। तो अमूमन कहते हैं कि 8 से 18 किलोमीटर के बीच की दूरी जो मानी जाती है वो क्षोभ मंडल माना जाता है। समताप मंडल में आपको बता दूं सबसे ज्यादा क्या रहता है? यहाँ का मौसम क्या है? बिल्कुल शांत रहता है। मौसम क्या रहता है? मौसमी घटनाएं बिल्कुल भी नहीं घटती हैं यहाँ पर। मौसमी घटनाएं आपकी नहीं होती होंगी। समझ रहे हैं आप? कौन से मंडल में? समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं घटित होती है। ना तो बादल बनते हैं, ना तो बिजली कड़कती है, ना ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं होता है। एक्चुअली यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल शांत रहता है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है? समताप मंडल। बोले तो स्ट्रेटोस्फीयर कहा है। क्या कहा है? स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये? स्ट्रेटोस्फीयर। और ध्यान रखना, समताप मंडल मैंने आपको बताया जैसे जैसे क्षोभ मंडल में हम ऊपर की ओर जाते हैं, है ना, ऊंचाई के साथ ऊंचाई बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या होता है भाई? टेम्परेचर बोलिए कम होता है, होता नहीं होता है? और यहां पर बताइए आप, हाइट बढ़ाएंगे टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर एक बिल्कुल बढ़ेगा, है ना। समताप मंडल भी लेकिन स्थिर रहता है ज्यादातर। कैसा रहता है बाबू? स्थिर रहता है। घटता कहां पर है? घटता मुझे बताओ। ओजोन लेयर के नीचे वाले पार्ट में। ओजोन लेयर के ऊपर वाले भाग में अब जाएंगे तो फिर हमारा तापमान धीरे धीरे क्या करने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि तापमान और जो हमारी ऊंचाई है ना, बिल्कुल उनके बीच में जो स्थिरता आ जाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम स्ट्रेटो बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। इस मंडल में ताप बिल्कुल समान रहता है। तभी हमारे जो है वाहन वगैरह इसमें क्या होते हैं? वाहन बोले तो कौन से वाहन? जैसे वायुयान जो होते हैं ना, वायुयान, जहाज वगैरह, ये इसमें उड़ाए जाना संभव होता है। समझ पा रहे हैं? मौसम बिल्कुल क्लियर होता है, बादल नहीं बनते हैं। इन वाले क्षेत्रों में बादल बनते हैं, बहुत सारी धुंध होती है, जिसके कारण जो है वो वायुयान उड़ाना संभव नहीं है। लेकिन ये वाला मौसम, यहाँ का मौसम कैसा होता है? बिल्कुल साफ होता है। इसलिए यहाँ पर वायुयान जैसी घटनाएं की जा सकती है, वायुयान उड़ाए जा सकते हैं बड़ी मात्रा में। समझ रहे हैं आप? चलिए भाई, 50 से 18 किलोमीटर के बीच की दूरी जो हमने एक्चुअली हम बताने वाले थे, ओजोन परत है ना। ओजोन परत जो है ये 20 से 18 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की जो ना, 20 से कहां तक? 20 से 35 या 15 से 35 बोला है इसको। 20 से 35 की जो बीच की दूरी है, एक्चुअली जो है सबसे ज्यादा आपकी जो लेयर पाई जाती है सघन मात्रा में, जहां पर सबसे ज्यादा ओजोन स्थित है, वो कितनी, कौन से बीच की दूरी है? वो 20 से 35 किलोमीटर के बीच की दूरी है। यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक सघन मात्रा में क्या है? आपकी ओजोन गैस पाई जाती है। सर्वाधिक सर्वाधिक O3 कहां पाई जाएगी? 20 से 35 किलोमीटर के बीच की जो दूरी होगी, है ना। देखिए इसके बीच में आ रही है, नहीं आ रही है? अरे 18 से 50 के बीच में आएगी, नहीं आएगी ये? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो 20 से 35 किलोमीटर की दूरी है, यहां पर जो है ओजोन गैस की सांद्रता बहुत ज्यादा पाई जाती है। समझ रहे हैं आप? और इसी ओजोन की सांद्रता पे हम कल बात कर रहे थे, है ना भाई? यही तो बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि हमारी जो पृथ्वी है ना, ये आपकी अर्थ रही, ये क्या रही? हमारी अर्थ। और इसके चारों ओर विभिन्न प्रकार की क्या है? आपकी कुछ लेयर पाई जाती हैं। यानी कि वायुमंडल पाया था, ऐसा एज्यूम कर लो ये वायुमंडल ही है। क्या है बाबू? पूरा का पूरा वायुमंडल है। इसमें कई, उसकी पूरी की पूरी सारी की सारी परतें भी हैं, है ना। और आप देखेंगे अर्थ का ये वाला जो है पार्ट, ये अंटार्कटिका क्षेत्र है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव भी तो है ये क्या है बाबू? अर्थ का दक्षिणी ध्रुव। बोले तो अंटार्कटिका रीजन है ये। क्या रीजन है आपका?
अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका क्षेत्र। और ऐसा कहा जाता है क्या 1985 में, 1985 में, कब बाबू 1985 में, 1985 में हुआ क्या है पता है आपको, एक ब्रिटेन का दल आया, उस दल ने जो है वो खोज की है, दक्षिणी ध्रुव पर वो पहुंचा तो अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में उन्होंने पाया कि अंटार्कटिका वाले क्षेत्र पर ओजोन लेयर बिल्कुल क्या है, बिल्कुल समाप्त होने वाली है। यानी कि ओजोन छिद्र के बारे में जो बताने वाले थे वो कौन से थे, कौन व्यक्ति हैं वो, इंग्लैंड के निवासी थे, ब्रिटेन के निवासी थे, समझ रहे हैं आप। वहां के क्या बताया यहाँ पर ओजोन क्षेत्र बताया था कब 1985 में। कहां का दल आया था ये बताइए, ब्रिटेन का, समझ रहे हैं आप। ब्रिटेन दल ने क्या किया था, यहाँ पर खोज करी थी कब 1985 में। उन्होंने पाया कि जो आपका दक्षिणी भाग है, समझ रहे हैं आप, दक्षिणी भाग है वहां पर क्या है आपकी ओजोन लेयर बहुत ज्यादा विरल मात्रा में पाई जाती है। एक्चुअली ओजोन बिल्कुल खत्म हो गई है क्या, उसकी सघनता और विरलता पे तो क्वेश्चन कर रहा है कि वहां पर विरल हो चुकी है। और जब विरल होगी अर्थात जो आपके O3 हैं वो बहुत ज्यादा मर गए होंगे, वो खत्म हो गए होंगे, उसे कहा जाता है ऑक्सीजन वहां पर विरल हो गई है। और सामान्य भाषा में लोग बाग इन्होंने इसका नाम दिया है ओजोन छिद्र। क्या कह दिया इसको, ओजोन छिद्र। और इसी को कहते हैं ओजोन क्षरण होना। क्या बोलते हैं बाबू, ओजोन का क्षरण होना। जैसे आपने संक्षारक नाम सुना, लोहे का संक्षारण होता है, जैसे नमी वगैरह होती है ना, नमी लोहे को जो है वो गला देती है, वो खत्म करती है, उस पर जंग लग जाती है, लोहे का संक्षारण होता है ना। वायु के द्वारा, नमी के द्वारा पानी में अगर आप लोहा डाल दोगे तो उसके बाद देखेंगे कुछ दिनों के बाद उस पर जंग लग जाएगी, और जंग वो धीरे 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 उसको क्या कर देगी, बिल्कुल खत्म कर देती है। इसे बोलते हैं लोहे का संक्षारण। उसी प्रकार से देखो लोहा खत्म हो रहा है लोहे संक्षारण के माध्यम से। अब मुझे बताओ ओजोन संक्षारण क्या होता है। ओजोन में जो आपकी सघनता है ना वो उसकी क्या हो जाए, कम हो जाए, ये इसको क्या बोलते हैं हम। और इसके पीछे बताओ कि ओजोन के पीछे जो आपको खत्म हो रही है, विरल हो रही है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन आपका CFC गैस। और भी बहुत सारे रीजन है वैसे तो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो CFC गैस जो है, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बहुत ज्यादा घातक गैस, और ये निकलती है हमारे जो फ्रीज होते हैं, प्रशीतक होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, या फोम्स वाले जितने भी सामग्री हम बना पा रहे हैं, ये सब के सब जो है वो CFC गैस का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लगातार हमारे वायुमंडल में क्लोरीन और साथ ही साथ में कार्बन के जो अणु हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और जब ये क्लोरीन की मात्रा जब बढ़ती है हमारे वायुमंडल में, तो फिर क्या होता है, जो ऑक्सीजन के अणु वायुमंडल में घूम रहे हैं वो नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं कर पाते हैं। वो क्या नहीं कर पाते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण, जिसके चलते क्या होता है बाबू, ClO जैसे तत्व बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ClO जैसे तत्व बन जाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन को नवजात ऑक्सीजन से मिलने नहीं देते हैं, वो अपने साथ क्रिया करके ClO बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, क्लोरीन के ऑक्साइड बनाते हैं, जिससे क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन होता चला जाता है, ओजोन क्षरण होती चली जा रही है। बताइए ओजोन के क्या अणु बन पा रहे हैं क्या, जिसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से नहीं बन पा रहा है। जैसे एक प्रोसेस मैंने आपको बताई थी ये, कि जैसे ऑक्सीजन है ये, है ना, और ये नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करना चाहता है, करता है, तो फिर कौन सी गैस बनाता है, ये ओजोन गैस बना लेता है। लेकिन वायुमंडल में लगातार CFC जैसी गैसें जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही हैं, कार्बन की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ मैं बताऊं आपको, कि ऑक्सीजन के साथ मिलना चाहिए था ऑक्सीजन परमाणु, लेकिन मिल गया क्या, Cl। क्या बन गया भाई, Cl। तो फिर बनाता क्या है ये, ClO बनाता है, ClO बनाता है, समझ रहे हैं आप। और फिर क्या लिखा जाएगा, आपके नवजात ऑक्सीजन के अणु इसी प्रकार से आपके रह जाएंगे, है ना। नवजात ऑक्सीजन जो है इससे क्रिया कर पाएगी क्या, अरे बोलिए नहीं कर पाएगी, जिसके चलते क्या होगा, हमारे वायुमंडल में ClO की मात्रा लगातार बढ़ती चली जाएगी, और ओजोन क्या है, डिप्लेशन होता चला जाएगा। अरे समझ में आया ये पॉइंट, बिल्कुल। मैंने आपको बताया था ये जो इसकी मोटाई है, इसकी मोटाई किसकी, ओजोन परत की। ओजोन परत की अगर मोटाई हमें मापनी है तो फिर डॉप्सन इकाई, है ना, डॉप्सन इकाई, डॉप्सन इकाई अगर हमें मापनी है वो कितनी, यहाँ पर कितनी लेयर कितनी मोटी है, समझ रहे हैं आप, तो उससे हम किसका प्रयोग करते हैं, डॉप्सन लेयर। और मैं आपको बता दूं इसकी जो लेयर है इसका आकार घटता और बढ़ता रहता है बाबू। क्या रहता है, इसका आकार घटता बढ़ता रहता है, मौसम के अनुसार भी इसमें परिवर्तन आते हैं। जैसे सबसे ज्यादा मोटी जो है ये परत जो होती है वो बसंत ऋतु में होती है बाबू। मैं बता दूं आपको, जो ओजोन परत की जो मोटाई होती है, ओजोन परत की मोटाई मोटाई जो होगी, ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक कब होगी पता है आपको, सर्वाधिक होती है ये बसंत ऋतु में बाबू। कौन सी ऋतु होगी, बसंत ऋतु। समझते हैं बसंत ऋतु, जो ग्रीष्म काल के साथ साथ चल रही है इस समय, समझ पा रहे हैं आप। इस समय जो है आप देखेंगे कि पेड़ पौधे पर जो है
कलियां निकल के आ रही हैं, नए पत्ते निकल के आ रहे हैं, तो इस समय जो है वो बसंत का समय है। चैत्र माह शुक्ल चल रहा है ना, चैत्र माह में जो है बसंत का महीना चलता है। मैं आपको बता दूं कि बसंत ऋतु में इसकी मोटाई जो है वो सबसे ज्यादा होती है, किसकी, ओजोन परत की। लेकिन आप बात करेंगे वर्षा ऋतु की, तो भाई साहब आपकी मैं सबसे न्यूनतम अगर बात करें कि सबसे न्यूनतम मोटाई कब होगी, यानी कि सबसे विरल कब पाई जाएगी, मतलब आपकी ओजोन कब खत्म होने लगेगी, यानी कि लेयर जो है वो बहुत कम मोटी रह जाएगी, बहुत विरल रह जाएगी, वो कौन सी ऋतु है आपकी, वर्षा ऋतु है। वो कौन सी ऋतु है बाबू, वर्षा ऋतु है, वर्षा वर्षा ऋतु। ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए एग्जाम के, यूपीएससी में दोनों बार, ये कई बार पूछा भी गया है कि भैया कौन सी ऋतु है, क्या मौसमों के अनुसार भी ओजोन की परत की मोटाई जो है वो घटती है, बढ़ती रहती है या स्थिर रहती है। तो भाई साहब ये कैसी रहती है, ये गतिशील है, इसकी मोटाई जो है वो घटती और बढ़ती रहती है। वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई सबसे कम होती है, और सबसे ज्यादा कब होती है भाई, बसंत ऋतु या फिर ग्रीष्म ऋतु में पाई जाती है। अगर बसंत ऑप्शन में ना मिले तो फिर क्या लगाओगे आप, तो लगा, क्या लगाओगे, ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन जो इस समय चल रहा है। तो इस समय बताइए कि इस समय ओजोन की मात्रा क्या होगी, ओजोन की परत क्या होगी, वो मोटी होती है। और बरसात के दिनों में क्या होता है बाबू, ओजोन है, हाँ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो वर्षा ऋतु है ना, वर्षा में जो है आपको अम्ल पाए जाते हैं। तुमने पता नहीं, जो पहली बरसात होती है वो एसिड रेन होती है ना, HNO3 और HNO3 बोले तो, अरे बोलिए क्या होता है HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, क्या होता है बाबू, नाइट्रिक एसिड, और H2SO4 इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। कहते हैं जो पहले जो बरसात होती है वो होती है आपकी अम्ल वर्षा, है ना। जब भी आपके मौसम आते हैं, जैसे मान लीजिए लगातार हो रही है, बिन बौंदल बरसात हो रही है, रात भी 4-5 बूंदे गिर गई हैं, वो सब की सब क्या है, एक प्रकार की एसिड रेन है। कहते हैं कि जब भी मानसून आए तो उसकी पहली बरसात में कभी नहीं नहाना चाहिए। और लोग बाग जो है प्रेम, जो जोड़े होते हैं जोड़े, वो तो पहली उसमें जाते हैं ना, पहली बरसात हो गई, भाई साहब वीडियो बना रहा है खुद बढ़िया तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो वो पूरी की पूरी आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। पहली बरसात एसिड रेन कहलाती है, क्योंकि उसके पानी का जो आपका पीएच वैल्यू होता है वो 5 से कम हो जाता है। कितना होता है बाबू, 5 से कम। एक्चुअली जो पानी नॉर्मल पानी होता है जिसे हम पी सकते हैं वो न्यूट्रल वाटर होता है, आपको पता नहीं है, न्यूट्रल वाटर। और न्यूट्रल वाटर का जो पीएच मान होता है, पीएच कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है ना। जिस वाटर का पानी अगर पीएच मान अगर 7 है तो पानी पीने योग्य होता है ना। जो हम खेतों में दे रहे हैं उसका पीएच मान अगर 6 और 6.5 है तब भी सही है, वो पौधों के लिए अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर पानी का पीएच वैल्यू 5 या 5 से कम हो गई, इसका मतलब ये है कि वो पूरा का पूरा एसिड बन चुका है, उसमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे अम्ल मिल चुके हैं, घुल चुके हैं। और एसिड जो वर्षा होती है ये हमारे वनस्पतियों के लिए, इमारतों के लिए, हम आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। समझ रहे हैं आप, हमारी इमारतों के रंग जो है वो फीके पड़ रहे हैं, धुंधले होते चले जा रहे हैं। हमारे लोहे के जो आपके जो पत्थर के हमने विभिन्न प्रकार के अभिलेख लगा रखे हैं, है ना, हमारे शासकों ने लगवाए नहीं लगवाए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने लगवाए हैं, है ना, अशोका ने लगवाए हैं। तो ये सबके सब जितनी भी हमारी धरोहर हैं, क्या उनके लिए खतरा नहीं है? बिल्कुल खतरा है। लगातार एसिड रेन उन पर पड़ रही है और इस रेन के कारण वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, वो धुंधले होते चले जा रहे हैं, वो खत्म होते चले जा रहे हैं, वो गलते चले जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप। इसी प्रकार से ये पेड़ पौधों की वृद्धि को रोक देती है कौन, अम्ल वर्षा। तो मुझे बताइए अम्ल वर्षा में कौन से 2 अम्ल काम आते हैं, नाइट्रिक एसिड और आपका सल्फ्यूरिक एसिड। समझ रहे हैं आप, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, HNO3 और H2SO4। समझ रहे हैं आप, ये दोनों के दोनों अम्ल जो है वो किसके पार्ट हैं, एसिड रेन के पार्ट हैं, एसिड रेन के। ध्यान रखना एसिड रेन का भी संबंध यहीं से है। समझ गए। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से एसिड रेन हो रही है। तो मैंने आपको ओजोन परत के बारे में बताया। देखिए अभी ओजोन परत लगातार क्या हो रही है, हमारे वायुमंडल से लगातार क्षीण होती चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही है, जिसके संरक्षण करने के लिए हमने कई सारे उपाय किए हैं। पूरे विश्व आर्थिक मंच में सबसे पहले जो 1985 में जब हमें ये पता चला, ब्रिटेन का जो दल यहाँ पर गया था अंटार्कटिका में, उसने बताया कि भैया ओजोन लेयर में क्या है, छिद्र हो चुका है, जिससे क्या होगा, अल्ट्रावायलेट किरणें क्या होंगी, लगातार हमारी पृथ्वी पर सीधे आ जाएंगी, सीधे आ जाएंगी। देखो मैं बता दूं आपको, अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे शरीर के लिए, पौधों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, जनमानस के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। समझ रहे हैं आप, कौन, अल्ट्रावायलेट किरणें, वो बोले तो परावैंगनी किरणें। जब ओजोन लेयर नहीं होगी, ओजोन गैस ही नहीं होगी। एक्चुअली मैं बता दूं आपको, पृथ्वी से, आपको सूर्य से आने वाले प्रकाश को जो परिवर्तित करती है ना, ये छानने का काम करती है। क्या करती है बाबू, छानने का काम करती है। ये जो ओजोन परत है ना, इन गैस इन किरणों को क्या करती है, पृथ्वी तक छान छान के भेजती है। क्या करती है बाबू, छान छान के भेजती है। और इसमें जो बुरे एलिमेंट होते हैं ना, उनको क्या कर देती है, जो बुरी किरणें होती है, बुरा रेडिएशन होता है,
उनको वायुमंडल में ही ऊपर की ओर विसर्जित कर देती है। इसलिए कहते हैं जो ओजोन मंडल है उसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी माना जाता है, सेफ्टी बोल्ब माना जाता है। क्या माना जाता है बाबू? सेफ्टी बोल्ब। किसको? अरे ओजोन परत को माना जाता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच। मेरी बात को समझो, किस प्रकार से ये सुरक्षा कर रहा है हमारी, जो अल्ट्रावायलेट जो हानिकारक किरणें हैं उनसे सुरक्षा करता है। क्या करता है बाबू? उनसे सुरक्षा करता है। अब मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रावायलेट किरणें भी वो 3 प्रकार की होती हैं। यूवी रेस कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। यूवी रेस होती हैं 3 प्रकार की। मैंने आपको बताया यूवी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक होती है यूवी ए और यूवी बी और यूवी आपकी सी। कितने? 3 प्रकार की होती हैं। अरे ये समझ में आया आपको? ये मैं बता रहा हूं कि जो आपकी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, परावैंगनिक किरणें हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं बाबू, ए, बी और सी। एक्चुअली मैं बता दूं आपको, इनमें से सी हमारे पाती है कतई भी, समझ रहे हैं? ये सबसे ज्यादा हानिकारक होती हैं। क्या होती है बाबू? सबसे ज्यादा हानिकारक होती हैं। तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा कम होती है इनकी, समझ रहे हैं आप? यानी कि तरंग दैर्ध्य कम होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा। अरे समझ गए नहीं समझ गए? अरे तरंग दैर्ध्य कम होगी तो फिर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इसलिए मैं बता दूं आपको, सबसे ज्यादा हानिकारक ये जो यूवी रेज हैं वो कौन सी है? हमारी सी है। और उससे कम हानिकारक कौन सी है? और सबसे कम हानिकारक ए वाली है। एक्चुअली मैं बता दूं आपको, जो हमारी यूवी ए है ना, ये हमारी पृथ्वी पे तक तो पहुंच जाती है, समझ रहे हैं आप? इसके कुछ एलिमेंट हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। ये हानिकारक तो है ना हमारे। अगर ये मुझे बताओ कि ओजोन लेयर ही नहीं रहेगी, ओजोन की सांद्रता सही तरीके से नहीं रहेगी, क्या हम बी को रोक पाएंगे? फिर क्या सी को रोक पाएंगे आने से? कई सारे कारण ऐसे हो रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी में जो ओजोन लेयर है वो लगातार विरल होती चली जा रही है, और हमारी जो यूवी सी है, समझ रहे हैं आप, वो हमारी पृथ्वी तक पहुंच पाने में सक्षम हो पा रही है, समझ रहे हैं आप? अगर हम इसके चलते इन्हीं बहुत सारे जो हम कृत्य कर रहे हैं, उन कृत्यों को अगर हमने नहीं रोका तो हमारी पृथ्वी पर जो यूवी सी है और यूवी बी है वो क्या करने लगेगी? वो सही तरीके से आने लगेगी, जिससे क्या होगा? पशु पक्षी का जीवन आपका क्या रहेगा? प्रभावित होगा। मानवीय जीवन के पर इसके दुष्परिणाम पड़ेंगे। पृथ्वी पर वनस्पतियों पर इसके क्या होंगे? दुष्प्रभाव होंगे। समझो मेरी बात को, क्या होगा बाबू? दुष्प्रभाव होंगे। देखिए, और ये अगर ओजोन लेयर ना होती ना, मैं आपको बता दूं, ओजोन गैस अच्छी भी है और बुरी भी है। देखिए कहां पर अच्छी है? ये वायुमंडल में, लेकिन पृथ्वी पर ये विषैली गैस मानी जाती है। पृथ्वी पर ओजोन गैस नहीं होनी चाहिए बाबू, समझ रहे हैं आप? जहां पर हम और आप रह रहे हैं, यहाँ पर अगर ओजोन गैस हुई तो हम जो है वो दम घटने से मर जाएंगे, समझ रहे हैं आप? क्या होगा? हमें चाहिए क्या? अरे जीवनदायिनी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। लेकिन मुझे बताओ, ओजोन में कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। ये दम घोटू गैस की तरह काम करती है, एक प्रकार की विषैली गैस है ये, समझ रहे हैं आप? कौन सी? ओजोन गैस। लेकिन इसकी उपस्थिति वायुमंडल में क्या है? हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा कवच के रूप में होती है। अगर हमारी पृथ्वी पे है तो ये हमारे लिए हानिकारक है, और हमारे वायुमंडल में है तो ये ओजोन गैस की जो है हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। यानी कि दोनों काम करती है, अच्छी भी है, बहुत ज्यादा बुरी भी है, समझ रहे हैं आप? तो ओजोन का बढ़ना हमारी पृथ्वी पर यह हानिकारक है, ओजोन का बढ़ना हमारे वायुमंडल में ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना भाई? और ओजोन को कैसे बढ़ाना है हमें, तो हम आपको बताने वाले हैं कि 1985 में जब ये दल गया, कौन? ब्रिटेन वाला, तो इसने क्या किया? इसने खोज करके बताया कि भैया अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा विरल हो चुकी है आपकी ओजोन परत, यानी कि छिद्र के रूप में इन्होंने क्या कर दिया? कंसिडर कर दिया। फिर हमने जो है 1985 में एक समझौता किया, पूरे विश्व के जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े जो नेता थे, बड़े बड़े जो देश थे, वो बैठे 1985 में। कब बैठे बाबू? 1985 में बैठ गए वो। 1985 में इसका नाम जो दिया गया था, इसे बोला गया था वियना समझौता। क्या नाम दिया गया है? वियना समझौता। अब मुझे बताओ कि वियना कहां पड़ता है? वियना समझौता, समझौता, वियना समझौता कब हुआ था? 1985 में। कब हुआ बाबू? 1985 में। वियना कहां पड़ता? वियना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है या ऑस्ट्रिया में पड़ता है? ऑस्ट्रिया एक कंट्री है आपकी, यूरोपियन कंट्री। देखो, एक ऑस्ट्रेलिया देश अलग है बिल्कुल, समझ रहे हैं आप? ये ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग है, स्विट्जरलैंड के पास पड़ता है ये, समझ रहे हैं आप? बहुत सारे देश हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास इर्द गिर्द। तो ऑस्ट्रेलिया एक यूरोप की एक कंट्री है, वहीं पर जो है वियना उसकी राजधानी मानी जाती है ना? और वियना में विभिन्न प्रकार के बहुत सारे वो भी हैं आपके हेडक्वार्टर भी इसके यहाँ पर हैं कई सारे। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो वियना है, यहाँ पर एक समझौता हुआ 1985 में, जो विश्व के बड़े बड़े देश हैं उन्होंने बैठा और ओजोन परत की
चिंताओं को लेकर के यहाँ पर बातें हुई हैं। ओजोन परत के संरक्षण करने के लिए यहाँ पर क्या हुई थी, बातें हुई थी, लेकिन ये वाला समझौता इतना कारगर नहीं हो पाया, लोग बाग इससे जुड़ नहीं पाए। अभी तो केवल अवेयर हुए हैं लोग बाग, ज्यादा लोग बाग जुड़ पाएंगे क्या, नहीं जुड़ पाएंगे ना। फिर उसके बाद जो है 1987 में आकर के, कब बाबू 1987 ईस्वी 87 1987 में एक समझौता और होता है, इसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, समझ रहे हैं आप। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, इसके विषय में आपसे मेंस में भी रख सकता है, याद रखना ये मेंस का भी प्रश्न है, और आपके प्री का तो इतना आप देखेंगे घटना चक्र में इतनी बार रिपीटेशन हो चुका है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किन गैसों का हम जो है उत्पादन रोकते हैं, किसका संरक्षण करते हैं, इस पर बातें हुई है बस घुमा फिरा करके। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो क्या था, 1987 में कौन सा प्रोटोकॉल हुआ बाबू, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा ये मॉन्ट्रियल जो जगह पड़ती है वो कहां पड़ती है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहां पड़ती है भाई, कनाडा में। बहुत अच्छी जगह है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल जो है वो आपके यहाँ पर एक नदी बहती है, टोरंटो नदी। कौन सी नदी है, टोरंटो नदी है ना। उसी टोरंटो नदी या सेंट लॉरेंस नदी बोलते हैं एक्चुअली उसको, टोरंटो नहीं सेंट लॉरेंस नदी है। उस सेंट लॉरेंस नदी के तट पर ही पाया था आपका कौन सा, मॉन्ट्रियल शहर। कनाडा का एक बहुत बड़ा शहर माना जाता है, समझ रहे हैं आप, कनाडा का क्या है ये है। इसी कनाडा शहर में क्या हुआ है आपके 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। इसमें 126 से 127 देशों ने इसमें क्या है, पूरे विश्व के बड़े बड़े जो देश थे 126, उन्होंने क्या किया, मिलकर के समझौता किया है। किसको लेकर के, ओजोन लेयर के लिए चिंता जताई है कि भैया ओजोन को हमें क्या करना है, संरक्षण प्रदान करना, उसको बचाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे बताओ कि जो ओजोन को हिरास कर रही हैं, ओजोन को जो छड़ खाने, ओजोन को जो खा जाती हैं, ऐसी गैसों का उत्पादन क्या करना है हमें, उनका कम करना है। जैसे उनमें सबसे ज्यादा रोक लगाई किस पर, सीएफसी पर। क्या लगाई थी बाबू, सीएफसी पर। उन्होंने कहा कि सीएफसी का उत्पादन हमें नहीं करना है, उसकी जगह हम जो है एचएफसी गैस निकाल सकते हैं, उसके एचएफसी गैस का प्रोडक्शन कर लो उसकी जगह, समझ रहे हैं आप। सीएफसी जैसे कैसे निकलती है, अब फ्रीज जो आपके फ्रीज होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, या प्रशीतक, जितने भी प्रशीतक होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, एसी वगैरह जितनी भी होती हैं, इनका प्रयोग ना से मतलब बहुत ना के बराबर करना। अगर ये प्रयोग कम होंगे तभी तो आपकी सीएफसी गैस नहीं निकलेगी, और इसके प्रयोग लगातार बढ़ते चले गए। अब पहले तो अमेरिका वालों ने तो भैया बहुत आनंद ले चुके हैं, उन्होंने तो अपना विकास कर लिया है, वो तो जो है इस चीज के सब आनंद ले चुके हैं। जब भारत की बारी आई या जो विकासशील देश हैं उनकी बारी आई, तो वो कह रहे हैं कि भैया आप ओजोन परत का संरक्षण करिए। आप तो विकसित हो गए, आपने तो अपना विकास कर लिया, हम क्या करेंगे अब, हम क्या जो है आपके कार्बन एमिशन नहीं करें, हम क्या कोयले के खदान नहीं निकालें, क्या हम हीरे नहीं निकालें, क्या हम अपने उद्योग धंधे अपने यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगाएं, मुझे बताइए। आपने तो अपना विकास कर लिया, और जो है जितनी धज्जियां उड़ानी थी इस पर्यावरण की आपने उड़ा ली। जब हमारी बारी आई हमारे विकास की, तो आप हमसे कह रहे हैं, क्योंकि पावर सुपर पावर है ये, जितने भी बड़े बड़े देश हैं, चाहे जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ, इटली हुआ, है ना, ये सारे के सारे बड़े बड़े देश हम पे क्या लगाते हैं, चाइना पर रोक लगा रहा है कि भाई साहब आप नहीं निकालोगे, ये हमसे कहना है कि भाई साहब आप नहीं निकालोगे, समझ रहे हैं आप, अरे समझो। तो फिर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आप जो है विकास जो है रुको और जाओ के क्रम में, समझ रहे हो आप, रुको और जाओ के क्रम में करो आप। हमें ये हिदायत देते हैं बड़े बड़े जो हैं कंट्री जो हैं, ये कहती है विश्व की कंट्री कहती है आप अपना विकास कीजिए, लेकिन कैसे विकास करोगे, सतत विकास करो आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करो आप। उन्होंने हमें जो है झुंझुना पकड़वा दिया, इसका नाम क्या है, सतत विकास। सतत विकास लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है बाबू, और सतत विकास लक्ष्य कोई गलत नहीं है, एक्चुअली ये है रुको और जाओ के कंसेप्ट पे निर्भर करता है। पहले हमें कुछ करना है, उसके बाद कुछ दिनों के लिए वो काम रोकना है, उसके बाद फिर करना है, ताकि मैं बताऊं आपको, मैंने अपने पहली क्लास में बताया था कि प्रकृति में अपनी स्वयं की क्षमताएं होती हैं अपने आप को विकसित करने की, अपने आप को रिस्टोर करने की। अरे होती ही नहीं होती हैं, प्रकृति में अपने आप की क्षमताएं होती हैं। अगर आप जो है रुको और जाओ के कॉन्सेप्ट पे काम करोगे तो हमारी पृथ्वी पर इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले कोई काम किया हमने, कोई फैक्ट्री लगाई है ना, पहले कुछ किया, उसके बाद में काम रोका, फिर आपका आगे कर, ऐसे करते रहिए आप। जैसे बनों की कटाई करनी है आपको, तो पहले थोड़े बहुत काट लो, उसके बाद जो है उन बनों को निकलने की वो इतना टाइम तो दो, वो पनप पाए, वो जीवित दोबारा हो पाए, फिर आप आगे कटाई कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। आपने देखा नहीं, जहाँ खेतों में देखो, पहले एक पौधा काट देंगे, उसके बाद उसकी जगह से कई सारी और कलियां निकलने लगती हैं, और पेड़ पौधे निकलने लगते हैं, आते नहीं आते दोबारा। आप देखो पॉपुलर का पेड़ काट के देखो, आप लिप्टिस का पेड़ काट के देखो, तो आपको ये सारी की सारी जो है आपके घटनाएं देखने को मिलती रहेंगी। यानी कि प्रकृति में स्वयं की अपनी क्षमताएं होती हैं अपने आप को स्टोर करने की, समझ गए आप। ये तो ये जो समझौता था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपका एक बाध्यकारी समझौता था। ये कब जाके आपका लागू हुआ है पता है आपको, 1 जनवरी। ये लागू कब हुआ है पता है आपका, यहाँ पे लिख देता हूं,
इसको लागू करने का काम किया गया था, लागू हुआ था 1 जनवरी 1989, समझ रहे हैं आप, 1 जनवरी 1989 यानी 1989 को क्या हुआ है, ये लागू हो गया है। आया कब था, 1987 में। लागू कब हुआ है ये, अरे बोलिए, 1989। एक्चुअली मैं बता दूं, ये जो समझौता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आपका समझौता हुआ था वो 1 जनवरी 1989 को लागू हो गया था, लेकिन हम अभी भी लोग जो हैं वो जागरूक नहीं हुए हैं। हमने जागरूक करने के लिए जो इस देश के सदस्य राष्ट्र थे 126, इस पैनल में, इस संधि में, समझौते में कितने राष्ट्र शामिल हुए थे, 126। उन्होंने मिलकर तय किया कि हम कोई ना कोई जो है ऐसा करते करें ताकि लोग बाग उसको जानने लगें। तो फिर एक आपकी 16 सितंबर, कब बाबू, 16 सितंबर, कब बाबू, 16 सितंबर है ना, 16 सितंबर, 16 सितंबर और 1994, क्या है, 1994, ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। 16 सितंबर 1994 से क्या हुआ है, हमने एक दिवस बनाने की शुरुआत की, जिसे क्या बोलते हैं, ओजोन संरक्षण दिवस, है ना। ओजोन परत का जो संरक्षण दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं हम, 16 सितंबर को मनाते हैं। 16 सितंबर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जहन में होना चाहिए कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। सर कब मनाया जाता है बाबू, 16 सितंबर। अच्छा, ये कब से मनाना स्टार्ट किया है, तो लोग बाग बड़े कंफ्यूजन करेंगे, क्या भाई 1687 मनाते हैं या 1689 से मनाते हैं या 1994 से, बताइए कब से मनाते हैं, 1994 से बनाते हैं, ना कि 1987 से, ना कि 1989 से, क्योंकि सबसे पहली बार कब बनाया गया था, सब कब से सेलिब्रेट किया गया था, ये 1994 में किया गया था, है ना। अरे किसी को डाउट तो नहीं है, लाओ पानी पिलवाओ जरा। अब बताओ, चलो भाई तुम रख लो, ना लड़के बहुत बुरा मान जाते हैं। मुझे पता है, मैं जानता हूँ ये सब, लड़का उनका पी लिया था, हमारा नहीं लिया, ऐसा होता है ना, हम कोचिंग में देखते हैं भाई, हाँ ये होता है कि उनका तो पी लिया था, हमारा नहीं लिया। चलो अरे ये बताओ समझ में आया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लीजिए, चलो भाई, अगर ये चीज समझ में आई आपको, अच्छा आपसे पूछे कि ओजोन परत की सांद्रता कौन से ऋतु में सबसे ज्यादा होती है, अब बोलो, ओजोन परत की सांद्रता या सबसे ज्यादा मोटाई कौन सी ऋतु में होती है, और सबसे कम वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। मुझे बताओ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सा समझौता हुआ था, बीएनओ समझौता, कब आया था, बताओ। ओजोन क्षेत्र के बारे में सबसे पहले कौन से दल ने बताया था, ब्रिटेन दल ने, है ना भाई। कहां पर कब बताया था, अंटार्कटिका क्षेत्र पर 1985 में, उसी को चिंता लेकर बीएनओ समझौता किया गया 1985 में। उसके बाद जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया है, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आज तक चलता चला आ रहा है। हम इसके जो है, ये बाध्यकारी समझौता है ना, हम इसको आज भी मान रहे हैं। अगर ये चीजें नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं करेंगे समझौतों को, तो फिर इस पर हम विभिन्न प्रकार के जो इसके सदस्य राष्ट्र है ना, वो हम पर सेक्शन लगा देते हैं, टैरिफ लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, विभिन्न प्रकार के हम पर क्या लगाते हैं, रोक लगाते हैं। समझ में आ गया भाई ये वाला पॉइंट। चलिए, अब ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने सब पढ़ा दिया है आपको। अरे समझ में आया नहीं, अच्छा मुझे बताओ कि सैटेलाइट वगैरह कहां लगाते हो, वायुमंडल में लगेंगे। उल्कापिंड कहां जल जाते हैं, मध्यमंडल में। जितने भी हमारे रेडियो तरंगे हैं, जो सिग्नल वगैरह आते हैं, वो कहां से आते हैं, हम मोबाइल देख पा रहे हैं, टीवी देख पा रहे हैं, किसकी वजह से, आयन मंडल की वजह से। समझ में आ गया आपको ये सब। आगे बढ़ रहा हूं, आप आगे बढ़ रहा हूं भाई साहब, ये हो गया। चलिए देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं अब इस पर जो प्रभाव है, ओजोन परत के क्षरण के जो प्रभाव हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, है ना, इन पर बात करनी बहुत आवश्यक है। ओजोन परत अगर डिप्लेशन होती चली गई, ओजोन खत्म होती चली गई, तो इसके क्या दुष्परिणाम निकलेंगे, उन पे बात करते हैं बाबू। चलिए भाई, ओजोन क्षरण के प्रभाव, ओजोन क्षरण के प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ेंगे, क्या इफेक्ट होगा, है ना। देखो सुनो, मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं लगातार, हमें 2 दिन हो गए जलवायु परिवर्तन को पढ़ते हुए, है ना, 2 से 3 दिन होने वाले हैं जलवायु परिवर्तन को, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा प्रश्न आपके यहाँ से मेंस में भी रखे गए हैं और प्री में भी बहुत आए हैं, समझ रहे हैं आप।
तो प्री और मेंस का दोनों का मामला चल रहा है आपको लिखने के लिए। और मैं आपको बता दूं लास्ट में हम जो है दो तीन क्लासें और आपकी और लेने वाले हैं प्रदूषण पे, है ना। उसके बाद कुछ आंदोलन पढ़ने वाले हैं, यानी कि 4 क्लासें आपकी और चलेंगी। उसके बाद जो है घटना चक्र पूरी की पूरी सॉल्व कराऊंगा, वन लाइनर पूरी की पूरी सॉल्व कराऊंगा। और टेस्ट सीरीज की क्लास मैंने अलग ले ली है, समझ रहे हैं आप, कि मैंने मैम से बोल दिया कि टेस्ट सीरीज की क्लास जो है वो अलग दे दीजिए, इस वाली क्लास में हम संभव नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं आप। क्योंकि मैं अपना पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको इस प्रकार से करा के दूंगा कि आपकी कहीं पर कोई आपको कहीं पर ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि भाई साहब हमने कुछ अछूता रह गया हम सब्जेक्ट से, समझ रहे हैं आप। चाहे आपका वन लाइनर हो वो भी आपको कराया जाएगा जीएस पॉइंटर के अनुसार, है ना। पॉइंट जीएस पॉइंटर का नाम सुना आपने? जीएस पॉइंटर एक बुक आती है वो पूरी की पूरी वन लाइनर आती है। किसी भी विषय को अगर पढ़ना है ना, अगर तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और वन लाइनर रह गया आपका, तो जीएस पॉइंटर के अनुसार आपके उस विषय का आपका क्या कर सकते हैं, वन लाइनर भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको 1-2 दिन में करा दूंगा, उसकी 2 क्लास में पढ़ाएंगे बस आपको। पढ़ना क्या कि जोसेफ फोरियर ने किसके आविष्कारक थे, गहन इकोलॉजी किसने दिया है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया है ना। ये ऐसे वन लाइनर जो है आपके प्रश्न वो आएंगे। ये सन कभी किसी की सन पूछ लिया आपसे तो वो आपको मैं रटा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। और पूरे के पूरे हम जो है 4 क्लासों के बाद ये घटना चक्र स्टार्ट करने वाले हैं। घटना चक्र की बुक ले लो आप, सही है भाई, है जी। अच्छा मैं प्राइस बताऊंगा यार, अब मैं प्राइस बता देता हूँ, तो अभी बता देते हैं। कहाँ गया भाई प्राइस? अरे किधर गए? हाँ हमारे पास तो है यार, 210 रुपए की है। अरे तो ले लिया हमारे पास, अरे हमारे पास तो कमी नहीं है जी, अगर आप कहेंगे तो ले लीजिए यार कुछ दिनों के लिए, है ना, बाद में लौटा देना बस। कुछ दिनों के लिए बोल रहे हैं, क्लास के बाद थोड़ा ना कह रहे हैं। हाँ तो चलो आओ ओजोन क्षरण के बारे में बात करते हैं, इसके प्रभाव क्या होंगे। मुझे बताओ, ओजोन परत जब खत्म हो जाएगी या मतलब कम हो जाएगी, इसकी विरलता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या यूवी रेस हमारी पृथ्वी पर आएंगी? बिल्कुल आ जाएंगी। यूवी रेस के आने के कारण तुम्हें पता क्या है, सबसे पहले हमारा क्या होगा भैया, त्वचा का कैंसर, है ना, त्वचा कैंसर। यूवी रेस जो है आपकी क्या करेगी, त्वचा का कैंसर हमें हमारे शरीर में होने लगेगा। मतलब स्किन डिजीज जो है आपकी बहुत ज्यादा होने लगेंगी, क्योंकि जो है हमारा परावैंगनी किरणें होती हैं वो हमारे जो कहते हैं जो मेलानिन है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। और मैं बता दूं आपको, जिनके शरीर में मेलानिन की मात्रा कम होती है, किसकी मात्रा, मेलानिन, 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 मेलानिन की मात्रा क्या होगी बाबू, कम, कम। इसका मतलब है उसमें जो है कैंसर के उतने ही ज्यादा क्या है चांसेस बढ़ जाएंगे। मेलानिन जो है वो आपका एक पिगमेंट है, हमारे स्किन के नीचे पाया जाता है, यही हमारे त्वचा को रंग प्रदान करता है। जिसमें मेलानिन कम होता है वो गोरे होते हैं, समझ रहे हैं आप, उनका रंग कैसा होता है, उजला होता है। मेलानिन की मात्रा अगर कम है तो मुझे बताओ उनका रंग कैसा होगा, वो गोरे होंगे, वो उजला रंग होगा, गोरे होंगे वो। और मेलानिन की मात्रा अगर कम ज्यादा हो गई है तो फिर उनका रंग कैसा होगा भाई, काला। और मैं आपको बता दूं काला कब हो रहा है, जब मेलानिन की मात्रा ज्यादा है। तो काले लोगों में जो है स्किन डिजीज ना के बराबर पाई जाती है, समझ रहे हैं आप, यानी कि इसमें त्वचा का कैंसर आपका ना के बराबर होगा। लेकिन आपके जो गोरे लोग होंगे उनमें त्वचा का कैंसर की मात्रा क्या है भाई, बहुत ज्यादा, इनकी संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मेलानिन जो है इनमें कम पाया जाता है। इनकी जो आपकी स्किन है उसमें मेलानिन की मात्रा कम पाई जाती है। समझ गए भाई, समझ गए? अरे बोलिए। देखो यूवी रेज आती हैं तो सबसे पहले हमारे बॉडी पे पड़ती हैं बाबू, कहां पे पड़ेंगी, हमारे बॉडी पर। और हमारी बॉडी का सबसे जो बाहरी अंग है, सबसे बड़ा अंग माना जाता है एक्चुअली, हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, स्किन है। स्किन यानी कि हमारी क्या है, त्वचा है। और इसी त्वचा पर जब यूवी रेज पड़ती हैं तो हमारे अंदर जो है वो क्या करती हैं, त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती हैं। चलिए एक प्रभाव तो ये हो गया, दूसरा प्रभाव देखिए जरा। जब यूवी रेज आएंगी या विभिन्न प्रकार की गैसेस, इसके साथ क्या और खतरनाक चीजें नहीं आएंगी, जब इसको एंट्री मिल चुकी है तो उसके साथ और भी वायुमंडल जो आपकी रेडिएशन है उसमें और भी कुछ खतरनाक मामले हो सकते हैं, वो भी हमारी पृथ्वी में क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन यूवी रेज के कारण क्या होता है, यूवी रेज के कारण होता है हमारा जीन उत्परिवर्तन। क्या होता है बाबू, जीन उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन, समझ रहे हैं आप। जीन उत्परिवर्तन बोले तो हमारे शरीर में जब ये किरणें हमारे शरीर से जाती हैं ना तो हमारे डीएनए वो कट जाते हैं। क्या होते हैं बाबू, डीएनए हमारे टूट जाते हैं। मैंने आपको बताया कितनी बार जो अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं महिलाएं, जो महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड होता है ना, वो ना के बराबर करवाया करो। बहुत ज्यादा
आपको जरूरत पड़ जाए तभी करवाया करो। एक्चुअली जो सरकार है, ये स्वास्थ्य विभाग है, उसने 3 ही अल्ट्रासाउंड फिक्स किए हैं। आप देखना, अपनी मम्मी से जाके पूछना या अपनी भाभीियों से जाके पूछना, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए केवल कितने हैं, पूरी प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने के दौरान कितने अल्ट्रासाउंड है? मात्र 3। ये भी बहुत कम होने, बहुत ज्यादा हो गए, समझ रहे हो। और हम लगातार एक्सरे करवा रहे हैं, अपना अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं। उसकी वजह से क्या है, हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, वो रेस डाली जा रही हैं। उन रेस के माध्यम से हमारा स्केच बनता है। अरे बोलिए, हमारी हड्डियां जो है, एक्सरे वगैरह कैसे बनता है? एक्सरे की वजह से। और जो आपकी महिलाओं में जो बनता है वो पराबैंगनी किरणों की वजह से बनता है। समझ पा रहे हैं आप? अरे समझो इस बात को। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो हमारी जब किरणें जा रही हैं हमारे शरीर से, और प्रत्येक जो हमारा शरीर की जो है प्रत्येक शरीर का जो अंग है वो किससे बना होता है बाबू? कोशिकाओं से। और इसी कोशिका में क्या पाया जाता है बाबू? डीएनए पाया जाता है। अरे डीएनए के केंद्रक पाए जाते नहीं पाए जाते हैं? और यही डीएनए, ये डीएनए जो बने होते हैं वो जीन व प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे बनकर मिले होते हैं? डीएनए जीन व प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जब इनको तोड़ दिया जाता है डीएनए को, तो फिर इसके अंदर गुणसूत्र निकलते हैं। क्या निकलते हैं बाबू? गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। मैंने आपको, आप जब पहली क्लास थी तो शायद मैंने क्रोमोसोम्स के बारे में यहाँ पर बताया था, चर्चा करी थी, शायद तुम्हें याद आ रहा हो तो। 2 प्रकार के मैंने सेक्सुअल क्रोमोसोम्स और ना बताए थे, नहीं बताए थे? लिंग गुणसूत्र और आपके कैसे सामान्य गुणसूत्र। अरे बताए थे, नहीं बताए थे? 46 जोड़ी, कितने? 46 होते हैं, वो 23 जोड़ी होते हैं। एक्चुअली कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं, कुल मिलाकर 46 होते हैं। तो जीन उत्परिवर्तन होगा तो आपके अंदर विभिन्न प्रकार के जीनों में जब परिवर्तन होता है ना, तो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। जैसे जीन उत्परिवर्तन होगा यानी कि जीन खत्म हो जाएगा, तो जैसे हीमोफीलिया रोग होता नहीं होता है? अरे सोचो, हीमोफीलिया हीमोफीलिया रोग का नाम सुना आपने? इसमें रक्त का थक्का नहीं जम पाता है ना। मंगोलियन जड़ता, मंगोलियन जड़ता, इसमें मनुष्य की जो बुद्धि है वो बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है, कम मन बुद्धि के लोग पैदा होते हैं। समझ रहे हैं आप? थोड़ी इसकी बहुत ज्यादा चपटी हो जाती है, मंगोलियन जड़ता। क्लिनेफेल्टर्स, क्लिनेफेल्टर्स, ये सब के सब जो है वो किस प्रकार के रोग हैं? ये जीन उत्परिवर्तन के कारण है। इसमें जीन की कमी हो जाती है, किसी रोग में जीन की कमी हो रही है, किसी जीन में क्या है, आपके गुणसूत्रों में वृद्धि हो जाती है। इसका कारण क्या बाबू? जो ऊपर से रेज आती हैं वो हमारे शरीर को भेद कर जाती हैं, हमारे डीएनए को क्या करती हैं? तोड़ने का काम करती है, जिससे क्या होता है? जीन उत्परिवर्तन जैसी घटनाएं होती हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की हमें कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं। जैसे हीमोफीलिया हो जाता है, मंगोलियन जड़ता होगी, क्लिनेफेल्टर्स रोग हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम का नाम सुना होगा आपने, डाउन सिंड्रोम, है ना। डाउन सिंड्रोम, ये डाउन सिंड्रोम में आपके क्या होता है? गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। तो ये सारे के सारे रोग बताइए किससे संबंधित है? जीन उत्परिवर्तन से। क्या होते हैं बाबू? जीन उत्परिवर्तन से। और जीन उत्परिवर्तन का मतलब केवल इन्हीं से नहीं होता। जीन उत्परिवर्तन का मतलब होता है अनैच्छिक, चल क्यों नहीं दिया? जीन उत्परिवर्तन का मतलब से क्या, कौन सी बीमारी हो सकती है? और अनैच्छिक कोशिकाओं का विकास भी हो सकता है बाबू। क्या हो सकता है? अनैच्छिक कोशिकाओं का विकास क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? जीन उत्परिवर्तन होगा तो हमारा अनैच्छिक कोशिकाओं का विकास होता है। जैसे आपने देखा, सो रहे थे और सोते सोते भाई साहब रात को हमारे पिंपल्स निकल आए, बहुत सारे, एक ही जगह बहुत सारे गुच्छे निकल आए। जैसे आपने मस्से का नाम सुना होगा, मस्सा नहीं देखा आपने? मस्सा है ना, इसका नाम तो सुना ही होगा, मस्सा, पिंपल है ना। पिंपल को हिंदी में क्या बोला है? मुहासे। चलिए देखा, तो ये हमारी इच्छा के अनुसार थोड़ा ना हो रहा है, ये अनैच्छिक वृद्धियां हमारे कोशिकाएं की, जो कोशिकाएं है ना, उसमें उत्परिवर्तन हो जाते हैं स्वयं से, है ना। जब ये उत्परिवर्तन होते हैं तो आपको देखेगा रात को सोते सोते आपके मुहासे निकल आए, कीले निकल आई, है ना, ये मस्से निकल आए। तो ये सब की सब क्या है? अनैच्छिक वृद्धि है। और ध्यान रखना, अगर ये ऊपर वृद्धि करते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं घट रही होती हैं। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार की घटना घट रही होती है अगर त्वचा के ऊपर हुए, लेकिन बॉडी के अंदर हो गए तो फिर ये त्वचा के कैंसर कहलाते हैं बाबू। क्या बन जाते हैं फिर? ये जो कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि होती है, या फिर इसको हमको बोल देते हैं कि कोई किसी पार्ट में क्या हो गया, कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि हो गई, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर जैसी घटनाएं यही तो सब प्रकार के हैं। इससे भी क्या होता है भैया? कैंसर। क्या होता है? अरे बोलिए, आप देखिए कि जीन उत्परिवर्तन हो रहा है, त्वचा का कैंसर हो रहा है, और क्या होता है भैया?
बताइए। जैसे तीसरा कारण देखिए, तीसरा क्या है, हमारी जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया, जो कॉर्निया है, कॉर्निया प्रभावित होती है। क्या होती है बाबू? कॉर्निया प्रभावित हो जाती है। किससे? जो हमारी यूवी रेज आ रही हैं, जब ओजोन की परत हमारी नहीं होगी सही तरीके से, तो हानिकारक जितने भी पदार्थ आएंगे वहां से ऊपर से, है ना, तो उससे क्या होगा, हमारी कॉर्निया प्रभावित होगी। और कॉर्निया का प्रभावित होना ही क्या कहलाता है, हमारा मोतियाबिंद कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? मोतियाबिंद। और जो मोतियाबिंद है वो इस रोग में क्या, ये हमारी कॉर्निया, है ना। और कॉर्निया एक्चुअली जो सबसे भारी भाग होता है ना, जो हमारी आंख है उसका जो सबसे भारी भाग है वो क्या है भाई? कॉर्निया ही तो है। आंख का जो सबसे भारी भाग होता है वो क्या होता है? कॉर्निया होता है। एक्चुअली ये जो लेयर पाई जाती है कॉर्निया वाली है। और यहाँ पर आपका नेत्र लेंस, क्या पाया था बाबू? नेत्र लेंस। ये आपका नेत्र लेंस। ये बताइए कौन सा लेंस का उदाहरण है? ये उत्तर लेंस है ना, जो क्या है आपका इस प्रकार से है ना, ये बना हुआ किस प्रकार से है? इस प्रकार से। यानी कि जो किनारों पर पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे उत्तर लेंस कहलाते हैं, है ना। और जो किनारों पर मोटे और बीच में पतले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे अवतल लेंस कहलाते हैं। तो हमारी आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है बाबू? उत्तर लेंस पाया जाता है। एक्चुअली इसी के अंदर पाया जाता है नेत्र तारा। क्या पाया जाता बाबू? नेत्र तारा। क्या है ये? नेत्र तारा है। और इसी नेत्र तारा के माध्यम से हमारी हमारी आंख में क्या होता है? प्रकाश की एंट्री होती है। क्या होता है बाबू? प्रकाश की एंट्री होती है नेत्र तारा के माध्यम से। इसे हम बोलते हैं पुतली, पीपल। क्या बोलते हैं इसको? पीपल बोला जाता है, पुतली बोला जाता है। एक्चुअली ये जो आपको रोके पड़ी है इसको झिल्ली है। ये कौन सी है आपकी? ये झिल्ली है। ये जो रोकी है, किसको रोकी बताओ? ये नेत्र लेंस को। अरे नेत्र लेंस को तो रोकी पड़ी है ये झिल्ली। इसका नाम है आइरिस। क्या नाम है इसको? क्या बोलते हैं भाई? आइरिस बोला जाता है। आइरिस। मैं आपको बता दूं, ये वो अंग है जिसका कलर हमारी आंखों को प्रदान करता है। जो आइरिस है हमारे, ये जो अंग है ना, ये हमारा आंखों का रंग प्रदान करता है। किसी की आंखें बहुत ज्यादा काली हैं तो आइरिस का रंग काला है। किसी की आंखें नीली हैं, होती है नीली, तो उसका रंग जो है क्या है? आइरिस का रंग नीला है। और किसी की आंखें भूरी हैं, भूरी बिल्ली की तरह हैं, तो इसका मतलब समझ जाना कि उसकी आइरिस का रंग जो है भूरी बिल्ली के समान है। मतलब जो हमारी आंख को रंग प्रदान करने का काम करता है वो कौन सा अंग करता है? ये आइरिस ही करता है। और आइरिस जो है वो क्या करता है? पूरे नेत्र लेंस को हमारे आंख में बनाए रखने का काम करता है। और सबसे जो बाहरी अंग आप देख पा रहे हैं, ये वाला आंख के जो गोला है ना, उसके चारों ओर वो एक झिल्ली सी पाई जाती है, बहुत पतली। और वो क्या है आपकी? पारदर्शी है। कैसी झिल्ली है ये? पारदर्शी झिल्ली है। यहीं से हमारा क्या करता है? आंख में प्रवेश करता है। पा रहे हैं आप? क्या करता है? आंख में प्रवेश करता है क्या? प्रकाश। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई किरण आएगी, प्रकाश में तो आ रहे हैं आप, ये प्रकाश भी तो आ रहे हैं, उसके साथ परावैंगनी किरण आ गई, तो ये क्या करेंगी? सबसे पहले सबसे कोमल अंग माना जाता है ये कॉर्निया। समझ पा रहे हैं आप? कॉर्निया बहुत ज्यादा क्या है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट अंग है। सॉफ्ट ऑर्गन की वजह से क्या है? ये प्रभावित हो जाता है। फिर हमारी आंखों के आगे आ जाती है भैया जाली। आपने सुना होगा आंखों में जाली आ गई है, लालिबा छा गई है ना। तो ये आपको बता दूं, जो बेकार रेज होती हैं, खराब हानिकारक जो रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, उसके कारण जो है हमारी कॉर्निया क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण हमारी आंख के आगे जो है वो जाला सा जम जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं फिर? मोतियाबिंद। एक मोटा मोटा एक बिंदा सा आता है पहले, फिर वो लगातार बड़ा होता चला जाता है, लगातार बड़ा होता चला जाता है, लगातार बड़ा हो रही है, लगातार बड़ा हो रही है। ये समझ रहे हैं आप? एक बिंदु के रूप में बनता है मात्र, फिर उसके बाद पूरा का पूरा जाला बन जाता है, पूरा का पूरा बड़ा आकार ले लेता है वो। समझ रहे आया ये पॉइंट? तो कैसे क्या हो रहा है भाई? मोतियाबिंद जैसी घटनाएं हो रही हैं। और तीसरा कारण क्या बनता है भाई? त्वचा का कैंसर मैंने आपको बता दिया। फिर आपकी पौधों की जो वृद्धि होती है उसमें रुकावट आ जाती है। क्या होती है बाबू? पौधों की वृद्धि। जो पौधों की वृद्धि है वो, उसमें क्या होगी? गिरावट आएगी। क्या आ गया बाबू? गिरावट आ गई लगातार। पौधों की वृद्धि में क्या है आपकी? गिरावट आ जाएगी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें क्या करती हैं? पौधों की पत्तियों को नुकसान पहुंचाती हैं। उसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है ना, एक्चुअली उसके साथ क्रिया करके क्लोरोफिल को मारने का काम करती हैं। तो पौधों में विगलन जैसी घटनाएं जो होती हैं वो किसके कारण हो जाती हैं? परावैंगनिक किरणों के कारण। विगलन का मतलब समझते हैं आप? विगलन का मतलब होता है पत्तियों का गिरना। क्या होता है बाबू? पत्तियों का गिरना, फलों का गिरना, फूलों का गिरना, इसे बोलते हैं विगलन होना। तो पौधों में जो आपकी विगलन की प्रोसेस पाई जा रही है वो किसके कारण पाई जाती है? ये यूवी रेस के कारण। ये पौधों की पत्तियों को गलाने का काम करती है, उसके क्या करती है? उसके क्लोरोफिल को खाने का काम करती है, उसको मार देती है ये।
समझ में आया आपको ये पॉइंट? तो पौधों की वृद्धि एक्चुअली में बताओ कि क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो क्या पौधे विकास कर पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे? और प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो इनको भोजन मिल पाएगा क्या? और भोजन नहीं मिल पाएगा तो कोई जीवित रहता है क्या? अरे बोलिए। फिर पौधे धीरे धीरे क्या करने लगेंगे? मरने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे, है ना भाई? तो जैव विविधता को क्या होगा इससे? अरे जैव विविधता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ना? हानिकारक या फिर मतलब सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे? हानिकारक ही प्रभाव पड़ेंगे जी, है ना? पौधों की पत्तियां क्षति हो जाती हैं। अनुवांशिक दोष, ये सब के सब आप देखें ये अनुवांशिक दोष ही तो हैं ये, है ना? अनुवांशिक दोष उत्पन्न हो जाएंगे। इसके कारण क्या होगा? अनुवांशिक दोष, अनुवांशिक दोष, दोष बोले तो रोग। अरे अनुवांशिक दोष का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? अनुवांशिक रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अनुवांशिक रोग यानी कि जो हीमोफीलिया रोग है, आपको कैसा रोग है? ये एक्स लिंग सहलग्न रोग है। क्या है बाबू? एक्स गुणसूत्र सहलग्न रोग है। मतलब इस पर जो आपका गुणसूत्र है एक्स और वाई तो होते हैं, और महिला में कौन कौन से होते हैं आपके? एक्स एक्स। एक्चुअली मैं बता दूं जो एक्स सहलग्न रोग है, जिसके कारण जो है ये हीमोफीलिया जो देखने को मिलता है वो पुरुषों में देखने को मिलता है, महिलाओं में ना के बराबर देखने को मिलता है। लेकिन महिलाएं जो होती हैं इसकी वाहक होती हैं, कैरियर होती हैं, समझ रहे हैं आप? क्योंकि मैं बता दूं आपको कैसा रोग है हीमोफीलिया, बताइए आप। हीमोफीलिया कैसा रोग है? एक्स सहलग्न रोग है। क्या है बाबू? एक्स सहलग्न रोग। देखिए एक्स सहलग्न रोग है तो महिलाएं जो होती हैं उनमें तो दो गुणसूत्र पाए जाते हैं एक्स एक्स वाले, है ना? अगर इसमें एक प्रभावित हो गया, है ना, इसमें क्या हो गया? एक प्रभावित हो गया, ये प्रभावित हो गया भाई साहब, इसको रोग लग गया, है ना? ये प्रभावित हो गया तो क्या ये बीमार हो पाएगी? इसको हीमोफीलिया या वर्धानता रोग हो जाएगा क्या? क्योंकि वर्धानता भी क्या है आपका? एक्स सहलग्न रोग है। तो मुझे बताओ क्या ये जो है ये रोगी है क्या? अगर मैं बता दूं अगर ये एक्स और वाई, समझ रहे हो आप? ये सुनते हो आप? एक्स और वाई, अगर इसमें इसका एक्स क्या हो गया? ये प्रभावित हो गया, बताइए तो क्या ये रोगी हो जाएगा पुरुष? अरे भैया रोगी हो जाएगा क्योंकि एक ही गुणसूत्र है एक्स वाला, समझ रहे हैं? और यहां पर तो है ये काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। यानी कि जो आपकी महिलाएं होती हैं उनमें जो हीमोफीलिया या वर्धांत रोग होता है वो प्रभावी नहीं हो पाता है, वो दिख नहीं पाता है। लेकिन ये क्या होती हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। पुरुषों में जो आया है ना ये रोग, ये महिलाओं की वजह से ही आया, देख लो आप। सोचो आप, ये रोग देने का भी काम कर रही है हमें। रोग जो आ रहे हैं हमें इनसे ही आ रहे हैं ज्यादातर। तो महिलाएं क्या करती हैं भैया? ये एक्स सहलग्न रोग है। एक्चुअली मनुष्य में पाया जाता है एक ही गुणसूत्र, पुरुषों वाले पुरुष समाज में। तो ये अगर एक भी अगर डिफेक्ट हो गया तो इसमें ये सारे के सारे क्या होंगे? रोगी होंगे। जबकि ये क्या होती हैं? केवल कैरियर होती हैं, केवल वाहक होती हैं, समझ रहे हैं आप? केवल कैरियर और केवल वाहक होती हैं। अब मान लीजिए किसी किसी वर्धांत्र या किसी हीमोफीलिया से ग्रसित, है ना, लड़की से हमारा विवाह हो जाए, हमारा क्या हो जाए? विवाह हो जाए। हमने क्या कर लिया भाई साहब? विवाह कर लिया है। किससे? एक सामान्य पुरुष का विवाह हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्या इसकी संतानें जो उत्पन्न होंगी उनमें हीमोफीलिया के रोगी होंगे या नहीं होंगे? अरे बोलिए। तो चाहे वो लड़की पैदा हो, अगर लड़की पैदा हुई तो फिर तो नहीं होगी, वो सिर्फ कैरियर कहलाएगी। जैसे मैं आपको ये मैं मिटा रहा हूं, ये खत्म कर रहा हूं भाई, सही है? हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट ही करूंगा। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक्स और एक्स ये महिला के गुणसूत्र माने जाएंगे, है ना? और इसका विवाह सामान्य पुरुष से करा दिया जाए। क्या करा दिया जाए? एक सामान्य पुरुष से करा दिया जाए तो ये महिला क्या होगी? कैरियर मानी जाएगी। अरे मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? ये मान लीजिए ये मैंने एक साइन बनाया है कि इसका जो एक्स गुणसूत्र है ये प्रभावित हुआ है। एक्चुअली इसमें जो है ये प्रभावित महिलाएं हैं, यानी कि पुरुष, आपकी जो महिला है इस महिला से हमने एक सामान्य पुरुष का विवाह करवा दिया। तो बताओ जब इनकी संतान उत्पन्न होगी ये क्रॉस करवाया जाएगा नहीं करवाया जाएगा? बताइए, ये बताइए किस क्या पर पैदा होगा? ये लड़का पैदा होगा नहीं होगा? एक्स वाई लड़का पैदा हो गया, ये यही आपका गुणसूत्र जो अरे करेगा नहीं करेगा? लड़की पैदा हो गई, अरे हो गई क्या? अब ये देखिए ये वाला गुणसूत्र की बात आएगी तो ये क्रिया करेगा, तो ये क्या बनाएगा भाई? अरे एक्स वाई बनाएगा नहीं बनाएगा? क्या ये जो पैदा हुआ है क्या है ये? अरे ये संतान कौन सी है? लड़का है नहीं है? और एक क्रॉस और होगा ये वाला, ये कैसा होगा भाई? ये वाला तो होगा। तो मुझे बताओ कि इसमें कितने % संतानें ऐसी होंगी जो प्रभावित होंगी और कितने % ऐसी संतान होंगी जो अप्रभावित होंगी, और कितनी % संतानें ऐसी होंगी जो बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुई हैं, बिल्कुल अच्छी ठीक ठाक पैदा हुई हैं, उनमें कुछ भी ऐसा बीमारी के लक्षण देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखिए आप 50% लड़के ऐसे, 50% लड़के जो क्या होंगे? रोगी होंगे। अरे है नहीं है 50%। और आप मान लिया जाए लड़कों को, लड़के भी 50% पैदा हो रही हैं,
तो 50% लड़के क्या होंगे, रोगी होंगे, और 50% लड़के क्या होंगे, आपके नॉर्मल होंगे, सामान्य स्थिति में पैदा होंगे, नहीं होंगे? अरे बोलिए। और आप देखेंगे ये आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो 50% लड़कियां हैं, 50% लड़कियां जो है वो रोग की वाहक पैदा होंगी। क्या होंगी बाबू? रोग की वाहक पैदा होंगी। और 50% लड़कियां कैसी होंगी? अरे बोलिए। हाँ, नॉर्मल पैदा होंगी। समझ में आया आपको ये पॉइंट? भैया आप देखते हैं जितने भी आपके साइंस वाले टीचर ने ये पढ़ाया होगी, ये क्वेश्चन पढ़ा दी होगी, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लड़के होंगे, मान लीजिए अगर 100% लड़के पैदा हुए तो 100% लड़कों में ऐसा होगा कि 50% लड़के क्या होंगे, वो रोगी पैदा होंगे, और 50% लड़के क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सामान्य पैदा होंगे, है ना? तो देखिए भैया, इसमें जो संभावना है, जो रोग गया है, किसमें गया है? पुरुष समाज में गया है या महिला समाज में गया है? पुरुष, जो रोगी होंगे वो पुरुष ही समाज के होंगे भाई साहब, क्योंकि एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स वाला उनमें कमजोर प्रभावी हो जाता है इसमें, जबकि इसमें जो है वाई वाले एक्स वाले में अप्रभावी रहता है। सुना है आपने अप्रभावी गुणसूत्र और अप्रभावी गुणसूत्र? ये इसमें प्रभावी हो जाता है वाई वाले में, इस पे लगते ही क्या है, रोग का लक्षण आपके दिखाई देंगे। चाहे वो बर्धानता का हो, बर्धानता भी इसी प्रकार से फैलती है, और साथ ही साथ में हीमोफीलिया भी इसी प्रकार से फैलती है। दोनों की वाहक होती है कौन? महिलाएं। महिलाओं में ये रोग दोनों को देखने को नहीं मिलता। एक्चुअली जो बर्धांत होता है उसमें हमारा लाल रंग और नीला रंग, समझ रहे हैं आप? लाल व नीले रंग में हम जो है, लाल व हरे रंग में हम पहचान नहीं कर पाते हैं कि ये हरा रंग है या लाल रंग है। तो बर्धांतता जिसे होती है उसको ट्रेन में नौकरी नहीं मिलती है, यानी कि रेलवे में उसको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी लाल झंडी वो दिखाने का काम आ रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा कि लाल झंडी रोक, इसको रोकनी भी है, क्या करना है, हरी झंडी दिखाइए, चलाना है, उसको पता नहीं चल पा रहा कि हरी झंडी है क्या है। तो लाल व हरा रंग जो है वो बर्धानता जिससे भी आपके पुरुष समाज ग्रसित होते हैं वो उसमें देख नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं आप? उसमें क्या होंगे, देख नहीं पाएंगे। बहुत ना के कंडीशन में क्या होगा, जब पुरुष भी क्या है आपका क्या हो, इफेक्टेड हो, तो आप देखेंगे पुरुष जब इफेक्टेड होता है, जब किसी इफेक्टेड पुरुष से अगर ऐसी महिला जो वाहक है, सामान्य नहीं है, क्या पूरे समाज में क्या सबकी सब वाहक हैं, सबकी सब लेडीज? अरे सबकी सब महिला जो सबकी सब पैदा हो रही हैं, ये तो नॉर्मल भी हैं, अरे दिखाई दे रही नहीं, दे रही हैं। लेकिन अगर मुझे बताओ कि ऐसी महिला के साथ आपका विवाह हो जाए जो आपकी क्या है, प्रभावित है, और आपका पुरुष जो आपका पार्टनर है ना, एक्स वाई, ये भी क्या हो, आपका रोग से ग्रसित हो, रोग से क्या हो, ग्रसित हो, तब ऐसी कंडीशन आएगी जब महिला वाहक हो, समझ रहे हैं आप, और साथ ही साथ में क्या हो, पुरुष भी इफेक्टेड हो, तब जाके आप देखेंगे कि एक आध महिला, 25% महिलाएं आपको क्या मिलेंगी, रोगी भी मिलेंगी। तो बहुत ना के कंडीशन में होता है, बहुत रेयर केस है बाबू। दिखाई दे जाएगा, नहीं दे जाएगा? अरे वो तो बोलो कैसे प्राप्त होगी? कैरियर प्राप्त हो जाएगी, कैरियर, सामान्य एक्स गुणसूत्र, प्रभावी गुणसूत्र, कैरियर होगी। प्रभावी और प्रभावी गुणसूत्र जब मिलेंगे तब बताओ, दोनों ही भाई एक्स पाए जाते हैं और दोनों प्रभावित हो गए, तो क्या रोगी हो जाएगी क्या ये महिला? अरे होगी, नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी। जब दोनों गुणसूत्र प्रभावी हो जाएंगे, इफेक्टेड होंगे, तो उस महिला में बर्धानता का भी रोग दिखाई देगा, और साथ ही साथ में हीमोफीलिया का रोग भी दिखाई देगा। बर्धानता मैंने आपको बता दिया कि लाल व हरे रंग में हम विभेद नहीं कर पाते हैं या पहचान नहीं कर पाते हैं। और हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में अगर हमारे चोट लग जाए तो फिर वो थक्का वगैरह हमारा नहीं जमता है, यानी कि एनीमिया जैसी घटनाएं हमारे शरीर में बहुत ज्यादा घटती हैं, समझ रहे हैं आप? खून की कमी हो जाती है, खून के थक्के नहीं जम पाते, चोट लग गई तो खून बह रहा है, और इतनी जल्दी ये रोग अगर किसी को हो गया ना तो बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। कहीं चोट लगी तो खून रक्त बह ही रहा, कितनी फिटकरी लगा लो, कुछ भी लगाते रहो आप, फिटकरी लगाते ना, फिटकरी से क्या होता है बाबू, ब्लड का जो है वो क्लोटिंग होने लगती है, रक्त का थक्का जमने लगता है, रक्त को स्कंदित कर देता है वो, है ना भाई? अरे पढ़ा नहीं पढ़ा है आपने? पढ़ाई क्या अपनी माता पिता से देखा होगा, माता पिता ने जब भी तुम कट गए होगे ब्लेड से, नाखून काटते समय, तो मम्मी ने एकदम से फिटकरी लगा दी होगी, अरे रुक जा, और भैया खून रोक दिया आपका, है ना? तो स्कंदित कर देता है वो। अरे समझे ये पॉइंट? चलिए भाई, और क्या है इसमें, और यह है प्रतिरक्षा तंत्र को भी क्या करती है बाबू, आपका कमजोर कर देती है। क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करेगा। जैसे ही आप समझ पा रहे हैं, जितनी भी किरणें आ रही हैं ये सब की सब, है ना, पृथ्वी पे तो आ रही है, पृथ्वी पे आती है, यूवी रेज इसमें आई है, और सी वाली अगर आने लगे, कौन सी वाली? अरे ए ज्यादा खतरनाक होती है, सी ज्यादा खतरनाक होती है, सी वाली। जब सी और बी की एंट्री हमारी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा होती है, तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या बोलते हैं इसको, सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, ये बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, इस पर गलत प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा भैया? गलत प्रभाव पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, अर्थात रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर में खुद से पाई जाती है, खुद से, हमारे जीन्स हैं, समझ रहे हैं आप?
कहते नहीं, वो मूवी में डायलॉग है, ऋतिक रोशन की मूवी है मामा, वो कहता है ना कि ऐसा कुछ हमारी बॉडी के अंदर है, ये हम पर प्रभावित, हमें प्रभावित नहीं कर रहा है। तो जी वो वायरस नहीं होता है, उसका जो बाप होता है ऋतिक रोशन का, वो ये बोलता है, इंजेक्ट करवाते नहीं करवाते हैं अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि अरे इस वायरस का तो असर हमारे ऊपर हो ही नहीं रहा है। जैसे अभी एक वायरस चला था, गिबली वायरस, अरे गिबली सुना था, गिबली AI चैट बोर्ड था वो एक, है ना भैया। हाँ, उससे जो लोग बाग अपनी जो है भविष्य की चीजें देख रहे हैं कि हम देखो भविष्य में कैसे दिखेंगे, या अच्छा वो चित्र देखा नहीं देखा आपने, स्टेटस लोग लगा रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उन्होंने गिबली का प्रयोग किया। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये सबके सब जो AI, जितने भी AI होते हैं ना, हमारे लिए हानिकारक होते हैं। मुझे इस वायरस ने बिल्कुल डसा नहीं, मैं बचा रह गया, छूता रह गया, समझ रहे हो। इसमें लोग बाग अपनी सेल्फी लेते हैं और तुम्हारा डाटा जाता है एक्चुअली। आपको पता है AI के जमाने में आपका चित्र जो है कहां से उठा करके कहीं पे कट करके ना कोई सी भी वीडियो क्लिप में लगाया जा सकता है, कोई सी भी क्लिप में, समझ गए आप। हाँ, तो यहाँ पर जब तुम इसका प्रयोग कर रहे हो, AI चैट का प्रयोग कर रहे हो, तो फिर क्या मतलब है भाई, तुम्हारे साथ कभी भी साइबर क्राइम के जो हो सकते हैं, बहुत सारी घटनाएं घट सकती हैं। तुम्हारा चेहरा पता नहीं चलेगा आपको कौन सा तुम हो या कोई और है, फिर साबित करते रहिए मैं हूं या कोई और है, समझ रहे हैं आप। तो जितना भी हो सके इन चीजों से दूर रहना चाहिए। मैं रहता हूं बहुत सतर्क, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, सही है भैया। चलिए, तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा, प्रतिरक्षा तंत्र जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। एक्चुअली प्रतिरक्षा तंत्र कब कमजोर होता है पता है आपको, जैसे ही परावैज्ञानिक किरणें आती हैं ना, तो आपको पता है कि हमारे शरीर में कई सारी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमारे रक्त में क्या है बाबू, कई सारी लिम्फोसाइट। एक्चुअली जो रक्त है हमारा क्या बाबू, रुधिर जो है, ब्लड जो है वो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिला बना हुआ है। इसमें आपकी लाल रक्त कणिकाएं और सफेद रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, है ना। सफेद रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होती हैं, और लाल रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, ये खून को जो है, मतलब हमारे शरीर में जितने भी मिनरल्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर करने का काम करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। क्योंकि लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, और मतलब सबसे कम पाई जाती हैं कौन सी, आपकी प्लेटलेट्स। अब 3 प्रकार की होती हैं, थ्रोम्बोसाइट, है ना, जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं वो और भी कम होती हैं। आपको मैं बता दूं कि जो हमारी आपकी सफेद रक्त कणिकाएं हैं, सफेद रक्त कणिकाएं कई प्रकार की होती हैं, इसको हम मोनोसाइट भी बोलते हैं। सबसे छोटी कोशिकाएं होती है मोनोसाइट, है ना, जो कैसी प्रवृत्ति रखती है, फैगोसाइट्स की प्रवृत्ति रहती है। मतलब ये कोशिकाओं को, यानी कोशिकाएं बोल, जैसे कि कोई वायरस की कोशिका आ गई, कोई जीवाणु की कोशिका हमारे शरीर में एंट्री करेगी, तो उसको खाने का काम करती है, भक्षण करने का काम करती है। कौन, सफेद रक्त कणिकाएं। इसलिए हम ऐसा माना जाता है जो सफेद रक्त कणिकाएं हैं, है ना, वो क्या करती हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत रखती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करती हैं। और मोनोसाइट भी 2 प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। आपको पता है ये टी लिम्फोसाइट का काम होता है कि किसी भी वायरस जैसी कोशिकाओं को या दुश्मन शत्रु कोशिकाओं को पहचानने का, टी लिम्फोसाइट्स का। और बी लिम्फोसाइट उनको किलर करने का काम करती है, मारने का काम करती है। उसने पहचाना, उसने मार दिया। देखिए मैं बता दूं आपको, जब हमें कौन सा रोग हो जाता है, HIV रोग होता है। HIV रोग सुना आपने। HIV रोग में क्या होता है कि हमारी जो टी लिम्फोसाइट्स है ना, वो रोगों को नहीं पहचान पाती हैं, वो शत्रु कोशिकाओं को पहचान नहीं पाती हैं, है ना। जब किसी को अगर क्या हो जाए, HIV रोग हो जाए, तो एड्स रोग हो जाए, तो उसके चलते क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। जो दुश्मन शत्रु कोशिकाएं होती है, वायरस, आप मान लीजिए हमारे शरीर में वायरस कहीं से इंजेक्ट कर जाए, और वायरस की ये एक विशेषता होती है कि वायरस बहुत जल्दी अपनी कॉपियां बनाता है। क्या बनाता है भैया, वायरस अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करने लगता है हमारे शरीर के अंदर कहीं पर भी। एक्चुअली जो वायरस होता है वो मृत कोशिका है आपकी, कैसी बाबू, मृत और जीवित की कोशिकाओं के बीच की कड़ी मानी जाता है उसको। एक्चुअली जब ये किसी जीवित कोशिकाओं के बाहर, यानी कि यहाँ पर पड़ा होगा कोई वायरस, तो ये मृत अवस्था में कहलाएगा। यहाँ पर भी बहुत सारे वायरस होंगे, वो सबके सब जो वायुमंडल में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी रेत में क्रिस्टल के रूप में कैसी पड़े हैं, वो सबके सब कैसे हैं, मृत अवस्था में। लेकिन जब ये किसी जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं, तो फिर ये क्या कर लेते हैं, ये जीवित हो जाते हैं, फिर अपनी वृद्धि और विकास करते हैं, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, लगातार ये अपनी कॉपी बनाते रहते हैं, समझ रहे हैं आप। अरे समझे नहीं समझे भैया, जिसके कारण क्या होता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी जब टी लिम्फोसाइट खत्म हो जाएगा। टी लिम्फोसाइट क्या खत्म होता है, जब हमारे मोनोसाइट पर इफेक्ट पड़ता है। और ये जो है मैं आपको बता दूं, इसको ये हमें जो अच्छा खान पान करते हैं ना, उनमें जो है सफेद कणिकाएं जो होती हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। हरी सब्जियां खाओ दबा करके। क्या खाओ बाबू, हरी सब्जियां। कहते हैं कि हरी सब्जियों से जितना खाओगे आप, तो आपकी जो सफेद रक्त कणिकाएं वो ज्यादा बनेगी, और साथ ही साथ में आपकी लाल जो HB होता है ना, हीमोग्लोबिन, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि आपकी जितनी भी जो हरी पत्तियों वाली सब्जी होती है, इसमें आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू, आयरन।
हीमोग्लोबिन का मतलब सोचो हीम प्लस ग्लोबिन, इसमें ग्लोबिन नामक की प्रोटीन है और हीम नामक जो वर्णक है ना वो लोहे का प्रतीक है। हीम का मतलब क्या होता है? लोहा। और लोहा अगर तुम ज्यादा मात्रा में खाओगे तो हमारे शरीर में खून की मात्रा बहुत अच्छे तरीके से बढ़ती रहेगी। और हमारे शरीर में एक बॉडी एक और तत्व पाया जाता है कॉपर। कॉपर को जो हमारे शरीर में रोकने का काम करता है ना वो लोहा करता है। एक्चुअली मानव शरीर में इतना लोहा पाया जाता है कि उससे एक सूत की कील बनाई जा सकती है। कितनी बनाई जा सकती है? एक सूत, समझते हैं आप? हमारे शरीर में, मानव शरीर में इतना लोहा अभी भी मौजूद है जिससे एक सूत की कील बनाई जा सकती है। समझ में आया ये पॉइंट आपको? चलिए भाई, ये थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपसे कल। टाइम हो गया क्या है? नहीं, वो अभी क्लास वो नहीं हो पाई, इसको रोक दे पहले। रुक जाओ बाबू, अभी बताता हूँ मैं क्या है क्या नहीं है।